हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से जो है स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप सभी का, आप सभी के परिवार अरिहंत बिज आईएएस विद अरिहंत में मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त, तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। चलिएगा, तो एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा प्रारंभ की गई प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ, जो कि आपको आईएएस और पीसीएस के इस बार प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाने के लिए जो है प्रयासरत है। और इस प्रयास में जो है हम लेकर के आए हैं आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज को लेकर के। इस बुक को आप मार्केट से जो है परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में जो है मार्केट के किसी भी बुक स्टोर पर जो है आसानी से जो है मिल जाएगी ये बुक आपको। ठीक, यही बुक जो है आपको इमेज में जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक, तो बस इस बुक को जो है आप अपना साथी बना लीजिए, हम सफ़र बना लीजिए, जब तक आपका आईएएस या फिर पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं हो जाता है। और हो भी जाता है तो नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए भी जो है आप इसे अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन जो है वो मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन आपको ना टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है उसका जो है क्लासिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसी बुक का जो है एक रूप जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है दिया जा रहा है। और इसका प्रिंटेड फॉर्म जो है आप मार्केट में जो है किसी भी बुक सेलर से जो है परचेज कर सकते हैं। क्लियर? इसमें जो है आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन देखने को मिल जाएगा। टॉपिकल जो है माइंड मैप देखने को मिल जाएगा, 100% एरर फ्री। फिर क्वेश्चन पीवाईक्यू तमाम चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? चलिएगा, तो हमने आपको लास्ट क्लास में जो है जो क्वेश्चन कराया था वो स्वतंत्रता के अधिकार का जो है लास्ट क्वेश्चन कराया था। और वो स्वतंत्रता के अधिकार में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 पर जो है क्लास ड्रॉप कर दी थी। और इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया था डियर स्टूडेंट? और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप से मान्य ठहराई गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक, अच्छा जी, पार्थ जी, नमस्कार जी पार्थ जी, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो है कई ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि उपजीविका, व्यापार और कारोबार की जो है स्वतंत्रता। ऑप्शन बी है देश के किसी भाग में निवास करने और बसने की जो है स्वतंत्रता। ऑप्शन सी संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी है प्रेस की स्वतंत्रता। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, तो बोलने की स्वतंत्रता। और ये प्रेस की स्वतंत्रता किस में आता है? वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। वाक्य और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है आता है। और ये प्रावधान जो है आपको संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में जो है आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिएगा, और यहाँ पर आपको आर्टिकल 19 के फर्स्ट में ना कई सब आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक, ई है, एफ तो समाप्त हो ही गया, ठीक, फिर जी है। ठीक, तो ये भी आपको जो है सब आर्टिकल यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। आइएगा, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु इसे बाद में साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले 1962 में उच्चतम न्यायालय द्वारा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मान्य ठहराया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं। अब कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? और ये तमाम चीजें जो शामिल हैं वो आपको आर्टिकल 19 के फर्स्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, और एफ तो समाप्ति हो गया है। ठीक, क्योंकि इसमें जो है संपत्ति के अधिकार की जो है बात कही गई थी। ठीक, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978
अर्थात 1978 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। बाकी के सारे आर्टिकल जो है आज भी मौजूद हैं। जैसे ए की अगर हम बात करें तो ए में आपको वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखने को मिलेगा। बी में आपको शांतिपूर्वक और निरायुक्त सम्मेलन करने का अधिकार देखने को मिलेगा। सी में आपको संगम या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार देखने को मिलेगा। डी में आपको जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार देखने को मिलेगा। ई में आपको भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का जो है निवास करने का अधिकार देखने को मिलेगा। जी में आपको जो है कोई भी वित्त व्यापार और कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। क्लियर? चलिएगा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है किसमें? अभी आपको बताया आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में। क्लियर? आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में जो है ये बात कही गई है, अभी आपको बताया है, ठीक, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अनुच्छेद 19 फर्स्ट के ए में अंतर्निहित है। ज्ञातव्य है कि न्यायालय के द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को भी जो है शामिल किया गया है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको किस आर्टिकल के तहत देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आपको ना कई आर्टिकल जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक। और देखिए ऑप्शन सी और डी की अगर मैं बात करूं तो वो तो काउंटेबल है ही नहीं। हाँ, ऑप्शन ए और बी काउंटेबल है क्योंकि उन दोनों में ना आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए की बात कही गई है। मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में क्या बात कही गई है। बात यह है कि इसके बाद जो बात कही गई है वो क्या कही गई है, क्योंकि इन दोनों में यहाँ तक तो हमें इक्वलिटी देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑप्शन ए में कह रहा है विशेष रूप से उपबंधित है, और यहाँ पर कह रहा है प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। तो ये वाली बात जो है गलत है भाई, और ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आप भी जानते हैं विशेष रूप से जो है उपबंधित है, ठीक। क्लियर है? क्योंकि ये समाचार पत्र भी किसका हिस्सा आते हैं? प्रेस का ही एक जो है रूप माना जाता है। नहीं? क्लियर? चलिए, तो भारत में समाचार पत्रों अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में विशेष रूप से उपबंधित है। यद्यपि संविधान में प्रत्यक्ष रूप से समाचार पत्र या प्रेस की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु इसे न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के अंतर्गत वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्निहित जो है माना गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ठीक, अब यहां पर हमसे क्या कह रहा है? भिन्न वर्ग जो है पूछ रहा है। ठीक, देखिए हम बात करें समानता के अधिकार की, क्या समानता का अधिकार अगर हम देखें तो ये आपको अनुच्छेद 14 से और 18 तक में जो है देखने को मिलेगा। ठीक, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, ये तीनों आर्टिकल जो हैं आपको समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है देखने को मिलेंगे। मगर जो आपको आर्टिकल 19 देखने को मिल रहा है डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक, और हमसे यहाँ पर भिन्न ही पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइएगा देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भिन्न वर्ग में आता है क्योंकि इसमें स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 14, 15, 16 का संबंध समानता के अधिकार से है। अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, किंतु वर्तमान में 6 ही प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत 19 फर्स्ट एफ के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो ये बात भी जो है हमने आपको एक्सप्लेनेशन में पहले ही बता दी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार माना गया है। तो किस आर्टिकल के तहत जो है हमें हमारे घरों के ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है फहराने का अधिकार दिया गया है? तो डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या?
वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति तो हम व्यक्त करना चाह रहे हैं, ठीक, किसको भैया, राष्ट्रीयता को व्यक्त करना चाह रहे हैं, किससे, तो अपने घरों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर जो है तिरंगे झंडे को लगा करके। तो ये राइट जो हमें, ठीक, स्वतंत्रता के अधिकार का जो है आर्टिकल 19 का फर्स्ट सब क्लॉज फर्स्ट का ए जो है देता है। क्लियर, चलिएगा आइएगा देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का जो है मौलिक अधिकार है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 मामले में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को इसी अनुच्छेद के अंतर्गत माना है। ठीक, तो आपको स्पष्ट रूप से ये झंडा फहराने वाली बात देखने को नहीं मिलेगी, मगर हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक डिसीजन में ये चीज कही है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भाई किस चीज का दावा नहीं कर सकता? अब यहाँ पर ब्रिटिश नागरिक, पहली चीज तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भाई वो ना एक विदेशी है और उसे जो राइट भी मिलेगा वो ऐसा राइट, ठीक, यहाँ पर बात कही गई है जो केवल भारतीयों के पास है, विदेशियों को जो है ये राइट नहीं दिया गया है। ठीक, तो दावा नहीं कर सकता किस चीज का? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का जो है दावा नहीं कर सकता। बाकी का विधि के समझ क्षमता, अगर भैया कोई विदेशी अपराध कर रहा है, ठीक, या फिर भारतीय अपराध कर रहा है, ठीक, तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है इसका जो है दावा कर सकता है। क्लियर, कि भैया देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, वो भी एक इंसान है, उसने जो अपराध किया वही मैंने किया है, जो उसे सजा मिल रही है वही सजा मुझे दीजिए। क्यों? हम दोनों में जो है भेदभाव जो है किया जा रहा है। क्लियर, फिर है जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात जीने का अधिकार। तो भारत में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो किसी अन्य देश का हो, मगर अन्य देश का भी ऐसा नागरिक जिससे भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हो और वो लीगल तरीके से इंडिया में आया हो। ठीक, ऐसा ना हो गलत एक्टिविटी का इंटेंशन लेकर के गलत तरीके से भारत में एंट्री किया है, ठीक, और फिर आप कहें कि भैया इसे जीने का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, आपने आतंकवादियों को जो है मरते हुए देखा होगा, हमारी आर्मी के द्वारा मारते हुए भी देखा होगा। ठीक, तो ऐसे लोगों को जो है जीने का अधिकार नहीं है। ठीक, जो गलत इंटेंशन से भारत में आ रहे हैं, गलत तरीके से जो है भारत में आ रहे हैं। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो ईसाई माने ब्रिटेन से जो नागरिक इंडिया में रह रहा है वो ईसाई धर्म को मानता है, और ईसाई धर्म को मान रहा है तो फिर भाई उसे धर्म की स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपने चर्च में जा करके पूजा करे, मन करे उसका जो है मंदिर में जा करके पूजा करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो ये सारे के सारे राइट्स जो है उसे मिलते हैं, मगर ये वाला राइट्स जो है उसे नहीं मिलता है। क्लियर, चलिए आइएगा। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के जी में भारतीय नागरिकों को व्यापार और कारोबार का अधिकार जो है प्राप्त जो है किया गया है। ठीक, किंतु इसके ऊपर कई निर्बंध जो है लगाए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी जो है लगाई गई हैं। क्लियर, चलिएगा, जैसे कि भैया आप अफीम का, ठीक, चरस गांजे का व्यापार नहीं कर सकते ना। अब ये थोड़ी है कि आपको व्यापार करने का अधिकार दे दिया तो आप चरस गांजे का जो है दुकान लगा लेंगे, खुले में जो है उसे बेचेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो वहां पर जो है कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? ठीक, तो किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता आपको ये बताना है। ठीक, तो भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, और लास्ट में कह रहा अवांछनीय आलोचना। ठीक, तो अवांछनीय आलोचना क्या है? आप आलोचना करें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप आलोचना करते समय ऐसे शब्दों का चयन नहीं करेंगे जो आपको नहीं करने चाहिए, जिससे भारत की एकता अखंडता पर ना सीधे चोट होगी। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उठा करके जो है जेल में ले जाया जाएगा और आपकी अच्छी तरीके से जो है खातिरदारी सेवा पानी किया जाएगा। ठीक, क्लियर, चलिएगा। और सूजी तो भैया कुंटल के भाव मिलेगी, क्योंकि आपने कोई बड़ा काम और अच्छा काम करके नहीं आए हो ना। चलिए, तो अवांछनीय आलोचना के आधार के कारण जो है नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19
फर्स्ट ए के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है जिसके अंतर्गत वह अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, शांति का जो है अधिकार, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार शामिल है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा ना कि आप एक लिमिट तक जो है आलोचना कर सकते हैं, वो चलेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप देश के खिलाफ जा करके जो है बोलें। ठीक, चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक, चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा, और इसका आंसर तो तभी बता पाएंगे ना जब सारे पढ़ेंगे। अफसर का घेराव जो अपने कर्तव्य नहीं निभाते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग भी जो है आंसर करने का प्रयास करें, सही आंसर बताने का प्रयास करें, इससे आपका ना रिवीजन बहुत अच्छा होगा। आइए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने वाले अफसरों का घेराव स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं आपके जो है गांव में कोई निरीक्षण करने आया और आप उसे जो है घेर करके बंदी बना करके बैठ गए, तो भाई ये लीगल नहीं है, ठीक, इनलीगल है। संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के बी के अंतर्गत नागरिकों को शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। यद्यपि यह अधिकार हिंसा अवस्था, गलत संगठन और सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं हो। अनुच्छेद 19 के थर्ड के अंतर्गत इस अधिकार पर राज्य निम्न दो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के हित में। तो जैसा कि हमने आपको बताया, क्लियर, चलिएगा आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसा से जो है संरक्षण प्रदान करता है? और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, आर्टिकल क्या भैया 20। ठीक, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? दोहरे दंड से संरक्षण। तो मैं आपको बता दूं कि दोहरे दंड से संरक्षण जो है आपको आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 2 में जो है देखने को मिलेगा, जबकि आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल फर्स्ट में जो है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण की बात कही गई है। ठीक, फिर आपको आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 3 देखने को मिलेगा जिसमें अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण की बात कही गई है। और वहीं आर्टिकल 20 के सेकंड में जो है किसी अपराध के लिए दोहरे दंड से जो है संरक्षण प्रदान किया गया। कहने का मतलब एक अपराधी को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है, उसे दोबारा उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। क्लियर, चलिएगा आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसा से संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या फिर विदेशी, को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ निम्नलिखित 3 प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब ये बात अलग है कि यहाँ पर पॉइंट में बताया गया, हमने आपको आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताया। ठीक, किसी भी व्यक्ति को तत्सम विहित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? तो इसका सिंपल देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको इन पॉइंटों के चक्कर में। ठीक, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। पहला पॉइंट कह रहा है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, अर्थात आपने आज कोई अपराध किया और उस अपराध से रिलेटेड अगर कोई आज कानून है इंडिया में तो आपको उस कानून के तहत सजा मिलेगी। अगर आपने जो अपराध किया उस अपराध के लिए भारत में कोई कानून नहीं है दंड देने के लिए, तो आपको दंड नहीं मिलेगा। सेकंड क्या कह रहा है? वही चीज कह रहा है सेकंड के भैया एक अपराध के लिए आप एक बार ना दंडित कर सकते हैं, 2 बार आप दंड नहीं दे सकते एक ही अपराध के लिए। थर्ड कह रहा अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। तो पुलिस वाले ना किसी अपराधी के ऊपर अपना मन चाहे तो नार्को टेस्ट नहीं कर सकते, ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं कर सकते, पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये टेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ठीक, तो देखिए हमने आपको बताया दोहरे दंड से संरक्षण, तो आपको मालूम है। ठीक,
क्लियर है। फिर है कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि का मतलब हो गया भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। यातना के विरुद्ध निषेध, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यातना के विरुद्ध जो है निषेध। बाकी का स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, थर्ड पॉइंट ये है। ठीक, आइएगा और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। यातना के विरुद्ध निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 20 के फर्स्ट के अंतर्गत कार्योत्तर विधि, अनुच्छेद 20 के थर्ड के अंतर्गत स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने साक्षी होने से निषेध का हिस्सा, अनुच्छेद 20 जो है कार्योत्तर विधि अपराध के लिए दोहरे दंड तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ठीक, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के। और ये जो है जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है 2017 में आया था आधार कार्ड के मामले में। क्या, आधार कार्ड के मामले में जो है डिसीजन आया था। क्लियर, चलिएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में निजता के अधिकार को इस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार माना है। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया, अन्यथा नहीं। ठीक, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आइएगा देख लेते हैं। भारतीय गणतंत्र के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्लियर, चलिएगा लेकर के चलते हैं आपको आगे, मगर आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है अभी तक आपने बुक परचेज नहीं की है, तो डियर स्टूडेंट आप बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस हुआ, आप इनकी भी बुक जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक, अगर आपका लक्ष्य है कि पहली बार में ही प्रीलिम्स हमारा पार होना चाहिए तो। क्लियर, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 और 21। क्या हो जाएगा, 20 और 21। और ये जो है आपको एक बताया गया था, कहाँ पर बताया गया था, जब आपको थ्योरी स्टार्टिंग में पढ़ाई गई थी। क्लियर, तो फर्स्ट डे जो फंडामेंटल राइट्स की क्लास हुई थी तब आपको ये बताया गया था कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक, आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 358 स्वतः ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है, किंतु 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध अथवा विदेशी आक्रमण के कारण लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही होगा। ठीक, फिर है नेक्स्ट आपका आर्टिकल 359 जिसमें कहा है मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबित नहीं करता है, बल्कि यह मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण एवं अनुच्छेद 21 का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आर्टिकल 21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले 1978 में
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए माना कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेशी यात्रा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इस मामले में अनुच्छेद 14, 19, 21 को जो है परस्पर संबंध किया गया है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जिसमें कहा गया है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। कहने का मतलब आप अपनी इच्छा से जिससे चाहे उससे विवाह कर सकती हैं, और ये राइट आपको कौन देता है? तो आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि एक स्वतंत्रता के अधिकार का आर्टिकल है, महत्वपूर्ण। आइएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को जो है संरक्षण देता है। सफीन जहां बनाम के एम अशोक तथा अन्य मामले 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय सुनाते हुए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह को प्रत्येक व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार माना। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान के किसी भी व्यक्ति के अपने पसंद का जीवन जीने, विचारधारा को अपनाने की क्षमता तथा स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अतः एक व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग जो है माना जाता है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को जो है शामिल किया गया है? अब ये सर विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है और ये किस अनुच्छेद में दिया गया? तो भाई ये भी ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिएगा, आइएगा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और समझिएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है, अर्थात इसी अनुच्छेद में प्रयुक्त विधि द्वारा विधित प्रक्रिया शब्दावली को उसी संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है जिस संदर्भ में अमेरिका के संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया था। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निजता के अधिकार को जीवन एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके अभियुक्त कथन सही एवं सुनियोजित ढंग अर्थित होते हैं? चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है क्या होगा। क्लियर? चलिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी है, फिर सी है, फिर डी है, और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है विधि की समझ क्षमता से जो है संबंधित है, उसका इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक, और निजता का अधिकार हमने आपको बताया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और आर्टिकल 21 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3, और भाग 3 किससे संबंधित है आप सभी जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल 21 जो है ये एक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। और इस अनुच्छेद 21 में जो है ये भी कहा गया है कि भैया निजता का अधिकार, ठीक, विदेश यात्रा का अधिकार, ये सभी क्या है? तो ये भारत के नागरिकों के जो है मौलिक अधिकार है। ये हमने नहीं कहा, ये संविधान ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। निजता के अधिकार को जीवन एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तथा भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता द्वारा समुचित ढंग से वर्णित होता है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत गारंटी की गई है स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों की। अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सदस्यीय खंडपीठ ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत माना था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकांतता का अधिकार। क्या? एकांतता का अधिकार जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अनुच्छेद 19 फर्स्ट का डी और अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने में एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। एक खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह
अब निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट के डी में राज्यों भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध और संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 19 जीवन का अधिकार के साथ मिलाकर पढ़ने पर एकांता का अधिकार जो है प्राप्त होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट बताए गए हैं। ठीक, तो पहला, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देना, बात तो सही है भैया, ये इसमें आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है, क्योंकि पानी अगर अशुद्ध होगा तो आप धीरे धीरे करके ह्यूमन को क्या कर रहे हो, स्लो पोजीशन दे रहे हो, और उससे क्या होगा, उससे एक समय के बाद उसकी मृत्यु होगी। जबकि आर्टिकल 21 जो है हमें हमारे प्राणों को जो है प्रोटेक्ट करने का जो है राइट देता है, जबकि प्रदूषित पानी जो है हमारा प्राण ले लेगा। क्लियर। चलिएगा, इसके अलावा मृत्युदंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। क्लियर। चलिएगा, आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्युदंड को असंवैधानिक नहीं माना है, जो कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दिया गया है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य बाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्बल से दुर्लभतम मामलों को प्रतिपादित करते हुए दुर्लभतम मामलों को छोड़कर अन्य में मृत्युदंड नहीं दिए जाने का निर्देश दिया है। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है। चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उन्नी कृष्णन बनाम जो है आंध्र प्रदेश। क्लियर। चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र पर विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को भी जो है शामिल किया गया था। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 को भाग 3 के अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का उपबंध कराने का प्रयास करेगा, जबकि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा का अधिकार जीने के अधिकार का एक आवश्यक है। सिंपल सी बात है, जब आप किसी को एजुकेशन नहीं दोगे, उससे एजुकेशन छीन लोगे, तो आप एक तरीके से उसके प्राण छीन रहे हो। ठीक, क्योंकि एजुकेशन क्या करेगी, उसके जीवन को ना एक न्यू जो है रूप देगी। ठीक, उसकी ग्रोथ सामाजिक, इकोनॉमिकली, ठीक, पॉलिटिकली, तो उसको क्या मिलेगी, तो समाज में एक पहचान मिलेगी। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के मूल अधिकार में जोड़ा गया। इससे पूर्व यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित था। और अभी आपको क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताया, इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 45 के साथ आर्टिकल 21 को मिलाकर के पढ़ने पर जो हमें शिक्षा का अधिकार जो है प्राप्त होता है। ठीक, अब बात करें ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो डियर स्टूडेंट ये 2002 में जो है हुआ था। और इसके तहत जो है आर्टिकल 21A को जो है जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया। क्लियर। चलिएगा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को शिक्षा के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। इस संशोधन से पहले संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में उल्लेखित था। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के साथ एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित कर राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि वह 6 से कम आयु के बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। क्लियर। चलिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार
कब जोड़ा गया था। ठीक, तो यहाँ पर ना अमेंडमेंट नहीं पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कब जोड़ा गया था। तो डियर स्टूडेंट 1 अप्रैल 2010 को, कब, 1 अप्रैल 2010 को जो है जोड़ा गया था। क्लियर। चलिए आइए, भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जो है जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 का जो है जोड़ा गया था। ठीक, अमेंडमेंट अलग हुआ है, जोड़ने का काम जो है अलग हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक कथन है, एक कारण है, आपको बताने हैं कि दोनों जो है सही हैं और क्या जो है कारण कथन का जो है सही एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं। ठीक, तो पहला पॉइंट है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बात तो सही है और ये बात जो है आर्टिकल 21A में जो है कही गई है। ठीक, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या करने के लिए अपरिहार्य है। तो भैया कारण भी सही है, क्योंकि ये जो है कथन का जो है सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिएगा, आइएगा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो है देख लेते हैं। आंसर तो आपने देख ही लिया। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 21A के अनुसार बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना प्रजातांत्रिक समाज में मानव अधिकार के रूप में व्यवहित किया गया है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है पारित किया गया है। क्लियर। दीप सिंह जी आपका स्वागत है। ठीक, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के जो है प्रदत्त जो है दी जाती है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसे पुलिस अरेस्ट करने गई है और अरेस्ट जब उसे करने गई है तो उस टाइम पर जो उसके पास कुछ मौलिक अधिकार होते हैं और वो मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 22। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 22। सर ये आर्टिकल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भैया आर्टिकल 15 में जो है लिंग, जन्म स्थान, ठीक, धर्म, इनके आधार पर जो है भेदभाव पर जो है रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 17 की अगर मैं बात करूं तो इसमें अस्पष्टता का अंत जो है कहा गया है और अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक, और अनुच्छेद 22 में जो है ठीक गिरफ्तारी के विरोध में जो है संरक्षण की जो है बात कही गई है, जहां पर उसे जो है अपनी गिरफ्तारी जानने का कारण जानने का जो है अधिकार होता है। 24 घंटे में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक, मगर ध्यान रखिएगा यात्रा का समय जो है उसमें काउंट नहीं होता है। ठीक, इसके अलावा वो जिसे चाहे अपना वकील जो है अपॉइंट कर सकता है। क्लियर। तो ये राइट जो है उसे इसी आर्टिकल के तहत जो है दिए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 में एक बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराए कराएं बिना अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। क्लियर। चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको जो है कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से जो है कौन कौन से ऑप्शन जो है राइट होंगे। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाएगी। बात तो सही है। भारत का दूसरा कह रहा है भारत का संविधान राज्यों को निर्वारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से जो है छूट प्रदान करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। ठीक है भाई। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, तो नहीं किया जाएगा ये भी भैया गलत है। क्लियर। चलिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक विक्षोभों गड़बड़ियों से बचाएगी और तथा सुरक्षा प्रदान करेगी। इसलिए कथन 2 और 3 सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध संबंधी प्रावधान है। इसके अंतर्गत भारत का संविधान राज्यों के निवारक निरोध
में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान नहीं करता। और देखिए नॉलेज प्लस और ऐसे नॉलेज प्लस की भंडार ना आपको इस भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज में देखने को मिलेगा, जो बनाती है आपके पहली बार के प्रीलिम्स को पॉसिबल। ठीक, चलिए। इसके अतिरिक्त आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्कृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। वहीं सामान्य इस अधिनियम के बाहर किसी स्थिति में स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अगर वो आतंकवाद से रिलेटेड है तो भैया माना जाएगा, अगर वो एक भारतीय नागरिक है और वो इस तरीके से है तो नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं ना, आपने सिंपल जो है एक चीज सुनी होगी कि पुलिस की कस्टडी में दी गई जो वो होती है स्टेटमेंट, वो मान्य नहीं होती है न्यायालय में। तो वो किस केस में होती है? जब वो सिटीजन इंडिया का है, वो जो है अपराधी नहीं है। क्लियर? तो ये तमाम चीजें जो है समझ लीजिए। सर जी इसका प्राइस बता दीजिए बुक का। बेटा इसका प्राइस ना देखो मैं बताऊंगा तो इस पे जो है आपको कुछ और मिलेगा। ठीक, जब आप इसे परचेज करने जाएंगे ना तो आपको जो है इस पे ना काफी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, वैसे तो इसका प्राइस ना 445 है, मगर इस पे ना आपको जो है क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, जब आप बताएंगे ना कि हमने जो है केजीएफ सर की क्लास देख करके जो है इस बुक को परचेज किया है, तो आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, और वो बुक सेलर जो है आपको क्या दे देगा? डिस्काउंट दे देगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ठीक, कितने माह के लिए जो है उसे बंदी बनाया जा सकता है? 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह? और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। क्या हो जाएगा? 3 माह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारण निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना होता है। वस्तुतः यह निवारण निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या देश की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। और ये जनरली ना आपको जम्मू कश्मीर में जो है देखने को मिलेगा, जहां पर नेताओं को जो है क्या किया जाता है? हाउस अरेस्ट जो है किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि सम्मिलित नहीं है। ठीक, चलिए तो आर्टिकल 21 का फर्स्ट, आर्टिकल 22 का 3, आर्टिकल 22 का जो है 4, आर्टिकल 22 का सेकंड, यहाँ पर जो है आपको दिए गए और आपको बताना है कि इनमें से जो है मैचिंग कौन सी नहीं है। गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी कारण जानने का तो हमने आपको बताया ही था। स्वयं की पसंद अधिवक्ता बताया था। निवारण निरोध का जो है उपबंध कराने वाली कोई विधि 3 माह की अवधि, ये भी अभी अभी आपको बताया था। संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो दिए गए युग्मों में से जो है डी जो है सही सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है? आइए, अनुच्छेद 22 के 2 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार किए गया और अभिरक्षा के निरुद्ध रखा गया गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा का अवश्य समय जो है छोड़ करके जो है ऐसी गिरफ्तारी में 24 घंटे की अवधि में जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किया जाए। सिंपल भाषा में आपको मैं बताना चाहूँ तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब किसी अपराधी को पुलिस अरेस्ट करेगी तो अरेस्ट करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करेगी तो उसके बीच में जो है 24 आवर्स का जो है टाइम होगा और 24 आवर्स पुलिस को जो है ये काम करना पड़ेगा एट एनी हाउ। ठीक, मगर ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज मिसिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यात्रा का समय जो है वो इस 24 आवर्स में जो है इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक, जितेंद्र रावत जी स्वागत है आपका आपके अपने परिवार अरिहंत के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईएएस विद अरिहंत। चलिए भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइएगा भैया विचार कर लेते हैं और विचार करने के बाद हमें क्या बताना है? सही हमें जो है ऑप्शन बताना है और यहाँ पर आपको ना 2 ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिएगा आइएगा देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है, क्या है कैसे नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है
जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को एक पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को जो है पैरोल मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। क्लियर? तो ये जो है बिल्कुल गलत बात है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम हैं, ये बात सही है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमें लगता है कि भैया इसका ना केवल जो है सही कथन जो है वो केवल जो है सेकंड वाला है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं एक बार फिर से कि अरिहंत पब्लिकेशन की अभी तक आपने प्रीलिम्स पॉसिबल की एक सीरीज की जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को परचेज नहीं किया तो आज ही परचेज कर लीजिएगा, जो बनाता है आपके पहली बार में प्रीलिम्स को पॉसिबल। क्लियर? चलिएगा, आइएगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। आइए। ठीक, तो कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं। पैरोल राज्य कार्यपालिका द्वारा जो है प्रदान की जाती है। जेल अधिकारी इस संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है। पैरोल प्रदान करने का निर्णय मानवीय आधारों पर समक्ष अधिकारियों द्वारा लिया जाता है। कथन फर्स्ट जो है सही नहीं है, क्योंकि कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी समक्ष अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है, यदि उसे प्रतीत होता है कि कैदी रिहा होना समाज हित में नहीं है, या कैदी के रिहा होने पर उसके फरार हो जाने की आशंका हो। ये ज्ञातव्य है कि पैरोल सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर जो है निर्धारित अवधि तक जो है रिहा प्रणाली है। कहने का मतलब ये है, जब किसी अपराधी को पकड़ करके जेल में डाला जाता है तो उसका जो बिहेवियर होता है जेल के अंदर, वो डिपेंड करता है कि उसे समाज के अंदर कितने समय के लिए छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा, और इस पर कंसीडर करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, अगर उसका चाल चलन, उसका रहना, ठीक, लड़ाई झगड़ा न करना, ये सब चीज़ें रिपोर्ट ओके हैं, तो सरकारें जो है पैरोल पर जो है लोगों को छोड़ देती हैं। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और हम जो है कल पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास कल से आपकी जो है कितने बजे हो जाएगी डियर स्टूडेंट? तो ये क्लास हो जाएगी कल से आपकी 2 बजे। क्या हो जाएगी? 2 बजे जो है ये क्लास जो है आपकी शिफ्ट कर दी गई है। तो कल से हम मिलेंगे आपसे 2 बजे। ठीक, तो कल से डेली जो है 2 बजे मिलना ना भूलें। चलिएगा, तो लेते हैं अब हम आपसे विदा। और आपको बता ही चुके हैं कि आपको अपने नज़दीकी बुक स्टोर से जो है आज ही इस भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को जो है परचेज कर लेना है। ठीक है बच्चा? चलिए, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी न जाएं, जिससे कि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, चलिए, तो लेता हूं आपसे विदा सभी प्यारी छात्र छात्राओं को। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।